संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान, यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। 1. समता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, 1। 6. संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। 7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। 1. उनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक, विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति, जैसे परिषद एवं कंपनियां हों। 2. ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। 3. वे सभी सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। 4. इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। 5. ये न्यायोचित हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, जब भी इनका उल्लंघन होता है। 6. इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है।
यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। 7. ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। 8. राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित किया गया है। 9. अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानीकरण 9वीं सूची में शामिल किया गया, एवं अनुच्छेद 31 क कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति आदि। 10. सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33। 11. ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। 12. इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35। राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। अ. कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ब. राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। स. सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। द. अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है, जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी, जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत, राज्य के अर्थ में आती है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। दूसरे शब्दों में, ये न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालयों, अनुच्छेद 226, को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 के अनुसार, विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। अ. स्थायी विधियां, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। ब. अस्थायी विधियां, जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश,
जारी। स प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान की प्रकृति में सांविधानिक साधन, जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना। द विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली में रूढ़ि या प्रथा। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। तालिका 7.1 मूल अधिकार एक नजर में श्रेणी निहित हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। ए विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। बी धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। सी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। डी अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17। ए सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18। 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22। ए 6 अधिकारों की सुरक्षा, 1 वाक एवं अभिव्यक्ति, 2 सम्मेलन, 3 संघ, इव संचरण, वी निवास, वी वृत्ति, अनुच्छेद 19। बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। डी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21। ए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। ए जबरन श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। बी कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। 3 अंतःकरण को और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। अनुच्छेद 25। बी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। सी किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27। डी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 ए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। बी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 30 मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं: आय बंदी प्रत्यक्षीकरण, ई परमादेश, ई प्रतिषेध, एव उत्प्रेषण, एक अधिकार। पृष्ठ अनुच्छेद 32। तालिका 7.2 विदेशियों के मूल अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 1 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या के आधार पर एक विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। 2 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। 2 3 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं 3 निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार। शत्रु देश के लोगों को छोड़कर
विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, अनुच्छेद 22। जबरन श्रम और अवैध मानव तस्करी के खिलाफ निषेध, अनुच्छेद 23। संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29। के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की 5 स्थापना का अधिकार, अनुच्छेद 30। नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार, शत्रु देश के लोगों को छोड़कर। 7 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। 8 9 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। 1 10 किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, अनुच्छेद 27। 11 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973-2 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार। 1 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात सांविधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल हैं अ किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ब साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, स कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में निहित हैं अ विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता, व समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, और स बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है, जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं।
इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी के ऊपर नहीं है। वैयक्तिक अधिकारों की प्रमुखता अर्थात संविधान वैयक्तिक अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसी किसी भी तरह, यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। समता के अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। 1. भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। 2. कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद 361 का 3. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105। 4. राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194। 5. अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद -14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 आता है वहां से अनुच्छेद -14 चला जाता है। 6. विदेशी संप्रभु, शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। 7. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक। 2. कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें 2 कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद
और केवल विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या ख पूर्णत या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के निम्न 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। ब राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल हैं। स राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षिकी रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थानों चाहे वे सरकारी हों, निजी हों, सहायता प्राप्त हों या न हों, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती है। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान हैं। यह 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अधिसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतक होंगे। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए आरक्षण। उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके हैं: 1. संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। 2. वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी, जो कि केंद्रीय या राज्य सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता। 3.
सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। 4. डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। 5. व्यापार। 6. शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन हैं तथा जिनके एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि पास रखने वाले। 7. जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। में जबकि मलाईदार परत, क्रीमी लेयर, हदबंदी 1993 लागू की गई, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपये किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिकी संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर EWSS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उपरोक्त अपवाद डी को 130वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवरित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। 1. जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार बनाया जाएगा। 2. वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों। का 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि। ख. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट का अधिसूचित नगरपालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड, प्लॉट। घ. अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। 3. आर्थिक रूप से कमजोर, कोटि, दर्जा का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों, स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। 4. इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका की पति, पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाएंगे। 3. लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता के साधारण नियम में 4 अपवाद हैं। असंसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है।
ब राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। स विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। द सरकार अधिकृत है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्तियों अथवा पदों पर उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार पारिवारिक आय तथा आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतकों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। मंडल आयोग और उसके परिणाम वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में और 3743 जातियों की पहचान की, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% प्रस्तुत की था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंहराव सरकार ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। क 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण और ख 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए, आर्थिक रूप के पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू रह सकता है, 1997 तक। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम, रिक्त पदों, बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अति जोड़, ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़, अंडर इंक्लूजन के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया।
यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने योग्य, सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इसे अध्यादेश प्राप्त था। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर इसके प्रकारों का भी विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधनों ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवकों हेतु आरक्षण नियम तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द किया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में, इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 76वें संशोधन अधिनियम 1994 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 नौवीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए आरक्षण उपरोक्त अपवाद 130वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों सिविल पोस्ट्स तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था से आवरित नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पुनः निम्नलिखित शर्तों पर पूरे उतरने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण से मुक्त एग्जेम्प्ट रखा जा सकता है। ग्रुप ए निम्न ग्रेड लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के पद हों। वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक अथवा तकनीकी के रूप में वर्गीकृत हों, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान अथवा परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुप्रयुक्त विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों का निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना होता है। पद शोध कार्य के लिए हो अथवा शोध कार्य के संगठन, मार्गदर्शन अथवा निर्देशन के लिए हो। 4. अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों को रक्षा अधिनियम 1955
दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित को गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्योग्यता। अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी, यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। 5. उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। 1. यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 2. यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 3. कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया कि औपनिवेशिक शासन समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। 10. 1996 डिग्री में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था, उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार। 1. 6 अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं: I. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। E. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। E. संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। I. भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। V. भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार।